आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 है लेखन कला व शहरी जीवन, जिसमें हमने लेखन कला की शुरुआत के बारे में पढ़ा और शहरी जीवन की शुरुआत के बारे में पढ़ा। और अब पढ़ेंगे शहरी जीवन का महत्व। शहरी जीवन का महत्व जिसमें हम देखेंगे कि शहर और नगर बड़ी संख्या में लोग जो रहने के लिए स्थान वहाँ पर नहीं होते। गाँव है, गाँव में बहुत बड़े स्थान होते हैं लोगों के रहने के, पशुपालन करने के, काफ़ी बड़े बड़े जो है घर बने होते हैं। लेकिन शहरों में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। शहरों में इतने बड़े जो है मकान नहीं होते रहने के लिए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों को शहरों से रोजगार प्राप्त होता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। यानी जिस शहर में रोजगार ज़्यादा होंगे, जहाँ उद्योग ज़्यादा लगे होंगे, रोजगार के अवसर जिस शहर में ज़्यादा उपलब्ध करवाएंगे, तो अचानक से वहाँ की जनसंख्या जो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेष इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब लोग या शहरों की ओर जाते हैं, क्योंकि शहरों में व्यापार, उत्पादन, होता है और इसके अलावा क्या होती हैं व्यापार, उत्पादन और अन्य सेवाओं के विकास के कारण जो है लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं और धीरे धीरे जो है कस्बों के रूप में लोग इकट्ठा रहने लग जाते हैं, जिससे उनके लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है, वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। यानी एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि कस्बे जो है या शहरों में लोग किस तरह से रहने लगे, तो एग्जाम्पल लेंगे कि एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी? जिससे आवश्यकता होगी कांसे के औजार की। तो क्या वह कांसे का औजार स्वयं बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। एग्जाम्पल अगर हम अपने खुद का लेंगे तो एक कक्षा है, उसमें पढ़ाने के लिए बुक्स की आवश्यकता होगी। क्या बुक्स हम अपने आप से बना सकते हैं? पेन बना सकते हैं क्या? या चौक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें दूसरे की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से दूसरों की आवश्यकता के बिना हम जो है किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, और दूसरों से हम कोई भी कार्य करवाएंगे या कुछ भी वस्तु खरीदेंगे तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा? उसका मूल्य देना पड़ेगा। फिर आगे कि नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित नहीं होती है, वे व्यापार करना भी नहीं जानता। यानी एक जो मूर्तिकार है जिसने एक पत्थर की मूर्ति जो बना ली, वह मूर्ति तो बना सकता है, न वह औजार बना सकता है और न ही वह व्यापार कर सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने के लिए नहीं जाएगा। तो व्यापारी उसके पास खरीदने के लिए आएगा वस्तु और खरीद करके दूसरी जगह जो ले जाकर के बेचेगा, और खुद व्यापार नहीं जा सकता। और साथ ही से ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की क्या है? विशेषता। सबसे पहली विशेषता क्या है शहरी जीवन की? श्रम विभाजन से मतलब क्या होगा? अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। मेसोपोटामिया की अगर बात करेंगे तो मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग में हो गया था। मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण हुआ या शहरों का जो निर्माण था, शहरों का निर्माण कांस्य युग से हो गया। कांस्य युग यानी लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व में जो है मेसोपोटामिया में नगरों का विकास हो गया था। कांसा, तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। अब आती बात की कांसा किससे बनता है? कांसा बराबर मिलेगा तांबा प्लस रागा,
रागे के मिश्रण से बनता है, यानी इन दोनों के मिश्रण से किसका निर्माण होगा? कांसे का। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कांसा जो धातु है कांसा, वो तांबे और रागे से बनाई जाती है। कांसे के इस्तेमाल से मतलब ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी बढ़ई का सही काम करने के लिए, मनकों में छेद करने, पत्थरों की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ी सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामी हथियार भी कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की जो नोक थी वो भी किसकी बनी हुई थी? कांसे की। अब यह लगता है कि कांसे से जो क्या क्या चीजें जो बनाई जा रही थी। कांसे के लिए मनकों में छेद करने के लिए औजार, मनकों में छेद करने के औजार, छेद करने के औजार। दूसरा इसका प्रयोग क्या लिया जाता था? पत्थर पर मुद्राएं उकेरने के लिए, उकेरने के लिए। अन्य उपयोग क्या था? हथियारों में भी इसका उपयोग करते थे। हथियार जो बना रहे थे उनमें भी कांसे का प्रयोग किया जा रहा था। हथियारों में प्रमुख रूप से भाले की नोक, भाले की नोक, कांसे की बनी होती थी, कांसे की बनी। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, शहरों का अगर विकास की बात करेंगे तो शहरों का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व हो गया था। शहरों के विकास के साथ साथ ही शहरों में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी होने लगे थे। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था कांसे के लिए, तो कांसे कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य करना चाहेगा तो उन्हें अन्य किसी प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो सारे के सारे काम वह अकेला नहीं कर सकता, तो इसे दूसरों की मदद की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा शहरी व्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती थी। दूसरी आवश्यकता क्या होगी? शहरों में पहली आवश्यकता क्या थी कि शहरों में क्या होगा? कि श्रम विभाजन होगा। पहली शहरीकरण की विशेषता देखेंगे। शहरीकरण की विशेषता पहली विशेषता क्या थी? श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। दूसरी विशेषता है सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन। तीसरी विशेषता आ जाएगी आपके संगठित व्यापार और भंडारण, संगठित व्यापार व भंडारण, संगठित व्यापार व भंडारण। ये वाले तीन जो विशेषताएं थी शहरी जीवन की, शहरीकरण की, श्रम का विभाजन की, अलग अलग कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। फिर सामाजिक संगठन की अलग अलग प्रकार से ईंधन की जैसे आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? अलग अलग समाज में उनको संगठित किया गया। फिर संगठित व्यापार और भंडारण को भी बढ़ावा दिया, आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को लाना और ले जाना, अनेक क्रियाकलापों के साथ में तालमेल बैठाना, मुद्रा काटने वालों को केवल पत्री नहीं उसे तराशने के लिए औजार बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली कुछ लोग आदेश देते हैं तो दूसरे उसका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी व्यवस्था के अपने हिसाब किताब लिखने के रूप में भी जो है होता था, यानी कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते थे जिसमें आदेश दिया जाता है, कुछ एक व्यक्ति आदेशों का पालन करने वाले, यानी दो तरह से समाज बटा हुआ था, एक तो आदेश देने वाला और दूसरा उसका पालन करने वाला। फिर शहरों में माल की आवाजाही, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये तो था शहरीकरण का है, कोई भी वस्तु जिसका उत्पादन हो रहा है और संगठित होकर के लोग रह रहे हैं, व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं। फिर है शहरों में माल की आवाजाही, शहरों में माल की आवाजाही। माल की आवाजाही से मतलब होगा कि मेसोपोटामिया के नगर कितने भी विकसित रहे हो या
संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया के जो शहर थे, मेसोपोटामिया के शहरों में खाद्य जो संसाधन था वो उपलब्ध था। खाद्य संसाधन जो थे वो कहते हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन अभाव किन चीजों का था? प्राकृतिक संसाधनों का अभाव था। प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ क्या था? अभाव। प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध संसाधन है उनका अभाव था। अधिकांश दक्षिण भाग से जो औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। यानी यहाँ कमी किस चीज की थी? औजार बनाने के लिए, औजार के लिए पत्थर, औजार के लिए पत्थर, मोहरे, मोहरों के लिए पत्थर, मुद्राओं, और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। शहर तो विकसित थे, लेकिन सभी खाद्यान्नों की आवश्यकता पूरी हो रही थी, लेकिन कमी किस चीज की थी? कि पत्थर के औजार बना रहे थे, जिसके लिए पत्थरों की कमी थी। मोहर बना रहे थे, मोहरों के लिए, मुद्राओं के लिए और आभूषण बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए थे, उनकी वहां पर क्या थी? कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ियां गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। यानी इराक के जो खजूर के पेड़ थे और पॉपुलर की जो लकड़ियां थी, नाव जो बना रहे थे या पहिए जो बना रहे थे, उसके लिए जो है प्रयुक्त नहीं थी। यानी अच्छे से तरीके से वो नहीं चल पा रहे थे। उसके औजार बनाए हुए, उसे बनाई हुई नाव जो थी वो अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध ही नहीं थी। मेसोपोटामिया में और क्या था कि औजार बनाने और आभूषण बनाने के लिए वहाँ किसी भी प्रकार की चीज नहीं थी। इसके लिए प्राचीन काल में मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, जो मेसोपोटामिया के लोग जो थे, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी, आदि जो वस्तुएं थी वो कहाँ से मंगाते थे? तुर्की से मंगाते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो संभवतः अच्छी लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी आदि जो है औजार बनाने की जो वस्तुएं थी वो कहाँ से मंगवाते थे? तुर्की से मंगवाते थे। तुर्की से मंगवाते थे। इसके अलावा जो है ईरान और खाड़ी पार देशों से वे अपने यहाँ कपड़ा, ईरान व खाड़ी देशों से कपड़ा, कृषिजन्य उत्पाद, आदि का जो है आयात यहीं से किया करते थे। तुर्की से ये लोग वस्तुएं और ईरान और खाड़ी पार देशों से जो है कपड़ा और कृषि में काम आने वाली जो वस्तुएं थी वो मंगवाते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने का बहुत ही कम, जो खेती करने की गुंजाइश जो थी वो इन देशों के पास में क्या थी? कम थी। कि कोई भी सामाजिक संगठन नहीं था जो विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों में से संगठन स्थापित करने की शुरुआत की थी। यानी जो सामाजिक संगठन जो था, सामाजिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक संगठन की स्थापना जो थी दक्षिण के
मेसोपोटामिया के जो निवासी थे दक्षिण मेसोपोटामिया के, उन्होंने सामाजिक संगठन बनाने की शुरुआत की थी। सामाजिक संगठन उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे। तुर्की, ईरान और पहाड़ी देशों के पास संसाधन तो प्राकृतिक उपलब्ध थे, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग किस तरह से किया जाए, संगठन किस तरह से बनाया जाए और कृषि का कार्य कैसे किया जाए, इन सब का वहां पर अभाव। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब बताते हैं शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या चीज होती है। शहरी विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा? शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण में शिल्प आ जाएगा, शिल्प, व्यापार, शिल्प, व्यापार, कुशल परिवहन, कुशल परिवहन, परिवहन की व्यवस्था महत्वपूर्ण। शहरों के लिए क्या जरूरी होता है कि शिल्प कला का विकास होना चाहिए, व्यापार का, कुशल परिवहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, आवाजाही के लिए उपलब्ध होने चाहिए संसाधन, तभी शहरों का विकास हो पाता है। अन्यथा जो है शहरों का विकास नहीं हो पाता। भारी पशुओं की पीठ पर, भारवाही पशुओं की पीठ पर रख करके या बैलगाड़ियों में डाल करके शहरों में अनाज या काट कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन हो गया था, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समय लगता था। अब शहरों में व्यापार करेंगे, जिस तरह से आज हम व्यापार करते हैं शहरों के साथ में, तो जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कृषि से उत्पाद हैं या पशु से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध है, घी है, या कृषि से जैसे बात करेंगे तो मूंगफली है, गेहूं है, चावल है, इनको कैसे ले जाएंगे शहरों में? बैलगाड़ियों से ले जाएंगे तो कितना धीरे धीरे जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा अगर अनाज लेके जाना होगा तो ट्रकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ट्रक चलेंगे किसकी आवश्यकता होगी, रोड की जो आवश्यकता होगी। तो पक्की का रोड बनी हुई है, फिर हम शहरों के साथ में अच्छे से व्यवसाय जो है वो कर पाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, पशुओं के चारे आदि। अब व्यापार किससे हो रहा था? पशुओं की पीठ के ऊपर गिला करके सामान ले जा रहे थे। पशुओं पर जो परिवहन कर रहे थे वो क्या पड़ रहा था, महंगा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि बैलगाड़ी जो है, जो पशु जोड़े जाएंगे उनके लिए चारे की भी आवश्यकता पड़ेगी, पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, पशु बीमार भी हो जाते हैं तो उनके ऊपर भी खर्चा लगेगा। तो पशुओं के साथ में जो व्यापार कर रहे थे उससे क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इसके बाद में शहरी व्यवस्था का बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती थी, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। यानी सबसे आसान तरीका कौन सा है परिवहन का? परिवहन के लिए सर्वत्र अच्छा तरीका था जलमार्ग। जलमार्ग यानी नाव बना ली और जल के बहाव के साथ में जो है नावें चल रही है, जहाजें जो वो चल रही है, ज्यादा ईंधन की आवश्यकता इसमें नहीं होगी, क्योंकि धारा या हवा के वेग से ये चलते थे, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। क्योंकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी छोटी वस्तुओं के बीच में माल का अच्छा मार्ग। प्राचीन समय में जो मेसोपोटामिया के शहर थे, प्राचीन समय में मेसोपोटामिया के शहरों के मध्य, मेसोपोटामिया के शहरों के मध्य के छोटे छोटे शहरों के मध्य, छोटे छोटे शहरों में बस्तियों के मध्य, बस्तियों के मध्य नहरों से परिवहन होता था। नहरों में प्राकृतिक जलमार्ग से परिवहन होता था। तो जो मेसोपोटामिया के प्राचीन समय में जो व्यापार था वो शहर और बस्तियों के मध्य नहरों और प्राकृतिक जो जलमार्ग था, नदियों के माध्यम से सर्वत्र ऐसा संसाधन उपलब्ध हो, वहाँ पर परिवहन होता था। इसके बाद है लेखन कला का विकास। ये जो था शहरी जीवन के बारे में कि शहरों का जीवन किस तरह से था। अब आ जाएगा कि लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास।
लेखन कला का विकास। लेखन कला के विकास में बात करेंगे कि सभी जो समाज होते हैं उनके पास भी अपनी एक निश्चित भाषा होती है। जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा जो समाज है, हमारी भी भाषा क्या है, एक निश्चित भाषा है जिसमें हम उच्चारित ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। लिखना मौखिक अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। लेखन कला की जब हम बात करेंगे तो लेखन कला में क्या आ जाएगा आपके, लेखन कला में देखो उच्चारित ध्वनियाँ, उच्चारित ध्वनियाँ, उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों, जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में, चिन्हों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखन कला यानी जो हम बोलते हैं कई बार हम सोचते हैं कि मौखिक जो है वो लिखित से थोड़ा अलग होगा, नहीं, जो हम बोलेंगे उसी को लिखेंगे। उच्चारित जो ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में जो प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे रेलवे स्टेशन है, मैं बोला रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के लिए हमें जैसे रेलवे जो पटरियाँ उसके लिए ऐसा निशान लगाते हैं, पता ही है कि किसका निशान है, सीढ़ी पर तो निशान है, इसका मतलब रेलवे की पटरी है। जो बोला हमने कि आगे रेल पटरी है और संकेत भी उसी के माध्यम से हमने बता दिया चित्र बना करके कि आगे क्या है, रेल पटरी है। हॉस्पिटल है, जैसे प्लस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आगे क्या आने वाला है, हॉस्पिटल आने वाला है। तो जो लेखन कला की बात करेंगे तो उच्चारित जो ध्वनियाँ होंगी उनको संकेतों के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से जो प्रस्तुत करने की जो बात होगी उसी को हम क्या कहते हैं, लेखन कला, उसी को कहा जाता है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टी लिखी गई है वह पट्टी कितनी पुरानी है। लेखन कला का उदाहरण जो है, लेखन कला का पहली प्रस्तुत जो पट्टी है वो कितने साल पुरानी है, 3200 ईसा पूर्व। लेखन की क्या है, एक पट्टी जो है वो लिखी हुई है। इसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं, वह बेलों, इसमें क्या दिया गया है, चित्र जैसे संकेत दिए गए हैं, चित्र के संकेत जो है वो दिए गए हैं। जिनमें क्या संकेत दिए गए हैं, मछलियां, बेल और रोटियां, यानी चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि मछलियों का चित्र है, बेल का चित्र है और रोटियों का जो है चित्र है। यानी अनाज, मछली, संख्याएं, नाव के माध्यम से जो है चित्रों को उकेरा गया है, बातें जो है लिखी गई हैं। ऐसी जो सूचियां हमें लगभग जो है 5000 जो है सूचियां प्राप्त हुई, यानी 5000 प्रकार के चित्र जो है वो हमें प्राप्त हुए। बेल है, रोटी है, नाव है, लकड़ी है, पत्थर के टुकड़े हैं, औजार हैं, ऐसे प्रकार के जो वहाँ के बाहर जाने वाली चीजों के होगी। स्वस्थ लेखन का तभी शुरू होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ेगी। लेखन कला का विकास कब हुआ, जब क्या हुआ, समाज को लेन देन का हिसाब रखने की जरूरत हुई। लेन देन का हिसाब जो है वो रखना पड़ता है। एक व्यक्ति है जिसको घर में सामान लाना है, खेत का सामान है, घर में ले आया और घर में उसका यूज हो गया, तो क्या हमें बेचने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कॉपी और पेन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कितना माल हुआ और कितना हमें बेचना है। लेकिन मेसोपोटामिया में समाज को लेन देन का जब हिसाब रखने की आवश्यकता हुई, उसी समय किसका विकास हुआ, लेखन कला का विकास हुआ। क्योंकि सारे जीवन में लेन देन होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था, यानी विभिन्न प्रकार के माल से जो सौदा होता था। मेसोपोटामिया के जो लोग थे मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे और लिपिक चिकनी मिट्टी की गीला करता था, फिर उसे कूद करके और थाप करके एक ऐसी आकार की पट्टी जो है वो बना लेता था जिससे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके और सावधानी पूर्वक उसको जो है चिकना बना लेता। फिर उसके सर करने की तीली को तीखी करके उसके ऊपर लेकर, जिस तरह से आज पेन है, पेंसिल है, कलम, पुरानी जो कलम होगी उसके हिसाब से लिखता था। क्या करते थे, पहले मिट्टी को जिस तरह से आटा गूंथ करके रोटी को बेला जाता है ना, उस
आटे को गूंथ करके उसको चिकना बना लिया जाता था। हाथ में आने वाली नितिन पट्टी थी, यानी जो आप पेपर बोर्ड जिसको बोलते हैं या तख्ती जिसको बोलते हैं, वैसी पट्टियां जो वो बना लेते थे। फिर उसके ऊपर जो है सरकने की जो तिल्ली होती थी उसको थोड़ा सा तीखा करके और फिर जो है उसके ऊपर लिखा जाता था। फिर आगे उसको जो है नम या चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देते थे। जब ये पट्टियां धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाते थे। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैरजरूरी हो जाता था, उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था, यानी उसका काम जैसे पट्टिका खत्म वैसे उसको क्या कर देते, फेंक देते थे। और जिस तरह से मिट्टी के बर्तन सूखने के बाद मजबूत बन जाते हैं तो वो पट्टिकाएं भी क्या हो जाती थी, मजबूत बन जाती थी। मेसोपोटामिया खुदाई स्थलों से अनेक ऐसी पट्टिकाएं जो मिली है। इस स्रोत संप्रदाय कारण आज हम मेसोपोटामिया में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए थे और भाषा सुमेरियन हो गई थी। लिपि कौन सी थी अब इनकी? लेखन कला में किलाकार लिपि। किलाकार लिपि पहले कौन सी लिपि थी? किलाकार लिपि। किलाकार लिपि की अगर हम बात करेंगे तो ये किलाकार जो है वो लातिन भाषा का शब्द है। किलाकार है लातिन भाषा का शब्द, लातिन भाषा का, जिसका अर्थ क्या होगा? खूंटी, जिसका अर्थ होता है खूंटी या आकार। इसका अर्थ क्या लेते हैं? किलाकार का किला, खूंटी जिसको हम बोलते हैं, लातिन भाषा का ये शब्द है। तो इसे उकेड़ करके बनाया जाता था। इसके बाद में लगभग 2600 ईसा पूर्व आया। 2600 ईसा पूर्व में जो है क्या हो गया था, यहाँ पर लिपि हो गई थी वर्ण किलाकार, लिपि हो गई थी वर्ण किलाकार, वर्ण किलाकार लिपि। और भाषा कौन सी हो गई थी? सुमेरियन। सुमेरियन जो है वो भाषा हो गई। तो ये तो था लेखन कला के बारे में। पट्टियों का प्रयोग जो है लिखने आदि में किया जाता था और जब उनका काम खत्म हो जाता था, जैसे रफ कॉपी है, रफ कॉपी में जितने भी एग्जाम्पल या सवाल जैसे बताए जाते हैं तो उनको हम रफ कॉपी में उतार लेते हैं। जैसे ही पेड कॉपी में उतारेंगे उसके बाद उस काम का जो है रफ कॉपी काम खत्म हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे इन पट्टियों का काम खत्म वैसे इन पट्टियों को फेंक दिया जाता है। आप ग्रह का ग्रह का प्रश्न नंबर 1, मेसोपोटामिया के निवासी तुर्की से क्या मंगवाते थे? क्या चीजें ऐसी थी जो मंगवाते थे? प्रश्न नंबर आ जाएगा 2, शहरी कारण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं बताइए। शहरी जीवन जो है या शहरीकरण जो उसकी विशेषताएं 4 बताइए, उसमें से आपको 2 बतानी है। प्रश्न नंबर आ जाएगा 3, लेखन कला का विकास कब हुआ? लेखन कला का विकास जो कब हुआ? प्रश्न नंबर आ जाएगा 4, वर्ण किलाकार लिपि का उद्भव कब हुआ? वर्ण किलाकार लिपि का उद्भव कब हुआ? ये तो था आज के लिए आपका ये चैप्टर, जिसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। मेसोपोटामिया के निवासी तुर्की से क्या मंगवाते थे? शहरीकरण की कोई 2 विशेषताएं, लेखन कला का विकास कब हुआ? सबसे प्राचीन जो उदाहरण मिला था 2500 ईसा पूर्व, उसके बारे में लिखना है। और वर्ण किलाकार लिपि का उद्भव क्या विकास कब? आज के लिए बस